कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं। पंचायती राज ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही आपका पोर्शन है, बट ये आपका एक ऐसा पार्ट है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एवरेज जो है आपका 6 क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो यहाँ पर पंचायती राज से क्वेश्चन जो हैं वो ईजी नहीं होते हैं, आपको जरूर लगता होगा, बट ये आपके नेशनल पॉलिटी से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट्स है, इस पर लॉ एंड ऑर्डर कौन बनाते हैं? स्टेट बनाती है। ठीक है, और इस पे हम बात करेंगे कि जो हमारे पंचायती राज अधिनियम है 1993 का, ये आपका छत्तीसगढ़ पहला राज्य है मध्य प्रदेश के साथ। दैट मीन्स मध्य प्रदेश फर्स्ट हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ उस समय उसका ही पार्ट था। 1993 में ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, 94 में। ठीक है, आते आते वो इंप्लीमेंट हो चुका था अपने कहां? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी पूरे पहला राज्य है पूरे भारत में जिसने संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हुए, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल को राइट्स मिले तब जाके इंप्लीमेंट हुआ किस स्टेट में, वो पहला है। बाकी आप राजस्थान, नागौर वगैरह पढ़ते हैं, उस समय उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पंचायती राज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक है, अब पंचायती राज मीन्स हम बात करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मतलब आपका ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, इसके 3 पार्ट देखे थे हमने, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसको डिटेल में आप देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जिला पंचायत। जिला पंचायत, तो जिला पंचायत होगा, एक जनपद पंचायत होगा और एक होगा आपका ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत और एक होगा ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें आपके 3 मेंबर होंगे, देखते हैं कौन कौन है। एक होगा आपका अध्यक्ष, ठीक है, एक होगा आपका उपाध्यक्ष और बाकी होंगे मेंबर्स, माने सदस्य। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और ये डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, और ये मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो आपके 3 हिस्सों में मैंने बांटा इसको, कि यहां पर कौन कौन होंगे। एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉर्मली इंग्लिश में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ चीजें जो हैं आपका सबसे मेन चीज है कि आपका जो राजभाषा है, दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है हिंदी और एक छत्तीसगढ़ी है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका इंग्लिश नहीं है भाई, तो बहुत सारी चीजें हिंदी में मिलेंगी क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है। तो हमारा जो बेयर एक्ट है, ठीक है, बेयर एक्ट की किताबें आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं। एकदम पतली सी किताब है, पंचायती राज अधिनियम शिक्षक वाला जो है, वहीं से वो होता है ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जारी होता है। तो यहाँ पर सरपंच लोग को भी किताब मिलती है काफ़ी सारी इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए, उनके राइट्स और उन सारी चीज़ों को बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें। बट बेयर एक्ट जो है उसके लॉ एंड ऑर्डर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो सारी चीज़ें उस पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और सदस्य होगा। सेम ऐसा ही जनपद पंचायत के साथ होगा, इसको भी देख लेते हैं। और सेम ही लगभग 3 पार्ट में यहां पर भी सेम चीजें होंगी। होप सो ये तो विजिबल होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जनपद में भी ये भी अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, और बाकी मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये सदस्य होंगे। तो ये प्रेसिडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जनपद प्रेसिडेंट। ये डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष कहलाएगा, और ये मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सेम होगा। ग्राम पंचायत पे देखिए, ग्राम पंचायत पे ये सरपंच कहलाता है, सरपंच। ठीक है, तो हम बोल देते हैं ना विलेज हेडमैन हाउस करके, तो वो एक चालू टर्म है, इसको आप इंग्लिश में भी सरपंच ही बोलेंगे। ठीक है,
सरपंच, आपका ये ऑफिशियल टर्म है, ठीक है। अब जो होता है वो उप सरपंच होगा, उप सरपंच, ठीक है। ये डिप्यूटी सरपंच आप बोलेंगे इसको। ठीक है, बाकी क्या होंगे, बाकी सदस्य होते हैं उसमें, तो यहां पर बाकी जो होते हैं वो पंच होते हैं, याद रखना, पंच, ठीक है। ये PUNCH मत लिखना भाई, PANCH लिखना, नहीं तो पंच मारने वाला पंच हो जाएगा, ठीक है, पंच। तो ये सब बाकी जो कहलाएंगे पंच कहलाएंगे, याद रखना। जो पंच कौन होंगे, तो जैसे हमारे यहाँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे कि 90% लोग जो है वो किस में रहते हैं, वो आपके अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग समझ लीजिए, जो रूरल एरियाज में रहेंगे तो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो वहां पर पंच कौन होते हैं, जैसे हमारे वार्ड में पार्षद होते हैं, वैसे ही गांव जो है अलग अलग वार्ड में बटे होते हैं, और उस वार्ड में जो निर्वाचित होकर के सदस्य बनेगा, दैट मींस जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, जो पार्षद कहलाते हैं, यहां पर रूरल एरिया में उनको पंच बोला जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया था इनमें जो संख्या है वह कितनी होगी, तो 10 होगी मिनिमम और 20 मैक्सिमम होगी, ठीक है। और यहां पर 10 होगी मिनिमम, 25 मैक्सिमम होगी। यहां पर कितना था, 10 मिनिमम है लेकिन 35 मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बैलेट पेपर से लेकर के इनके फाइन और इन सब चीज़ों को, पैसा रुपया, ठीक है, दैट मीन्स आपका जो कॉशन मनी जमा होता है, जो आपका डिपॉजिट मनी जमा होता है, जिसको हम जमानत राशि बोलते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम लगता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे अभी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अध्यक्ष है, सदस्य हैं, इन सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ जो चेंजेस हुए हैं जो नगरीय निकाय में थे, लेकिन पंचायती राज में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किए गए हैं। तो यहां पर मैं बता दूं, जो ये डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, डायरेक्ट इलेक्टेड कौन, सदस्य, डायरेक्ट इलेक्टेड कौन, सॉरी, सदस्य डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। यहां पर डायरेक्ट इलेक्टेड कौन होंगे, सदस्य होंगे। यहां सरपंच डायरेक्ट इलेक्टेड होगा और पंच जो है डायरेक्ट इलेक्टेड होगा, दैट मीन्स प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। और ये दोनों को कैसे होंगे, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, अप्रत्यक्ष, ठीक है, निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किनका, इन दोनों का। और ये क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, किसका किसका, इनका भी और इनका भी। और ये क्या होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, किनका, तो सदस्य का। तो इसको याद रखना, यहां पर ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा किसका, सरपंच का, और इसका भी होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन पंच का, ठीक है। और ये होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड, याद रखना। ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्टेड, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो याद रखना, किसी का भी उपाध्यक्ष, किसी का भी जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, उपाध्यक्ष मीन्स जो आपके वाइस प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं ये, ठीक है, या फिर ये आपका डिप्यूटी सरपंच, ये हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्टेड ही होंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष, ठीक है, निर्वाचन, इसको याद रखना। इसको मैंने जानबूझ के इटैलिक फॉर्म में लिख दिया ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, ठीक है। यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्टेड कौन होंगे, उपाध्यक्ष। किसी भी उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष, यहां पे भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये बस नाम चेंज हो गए हैं। जो अध्यक्ष होगा विलेज पंचायत का, ग्राम पंचायत का, वही सरपंच कहलाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, इसको वाइस प्रेसिडेंट लिख सकते हो, है ना, तो वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट ही होंगे, और यहां पर वो उप सरपंच कहलाता है, ठीक है। कभी भी मेंबर्स, जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्टेड कौन होंगे, मेंबर्स। किसी भी इसमें मतलब पंचायत में, चाहे वो इसका सदस्य हो, चाहे वो आपका इसका सदस्य हो, चाहे वो आपका इसका सदस्य हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा।
तो ये दो चीज़ों को तो आपको एकदम गांठ बांध लेना है, किसका, कि कोई भी आपका जो ये है क्या बोलते हैं मेंबर है, कोई भी मतलब मेंबर, यहाँ पर इसी मेंबर्स को हम सदस्य जो होते हैं ग्राम पंचायत के, उसी को हम पंच बोलते हैं, ठीक है। पंच जो है वो सदस्य ही हैं काइंड ऑफ, बस नाम उनका चेंज हो गया है, तो वो कभी भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हेड पे, देखो जितने भी डिप्यूटी हैं वो सब इनडायरेक्ट हैं, कोई भी नगरीय निकाय में भी वही हाल है, ठीक है। मतलब नगरीय निकाय में भी आपका इलेक्टेड जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। वो नगर निगम जो है, नगर निगम के जो महापौर है, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो तो पहले से डायरेक्ट होते थे, उसको इनडायरेक्ट कर दिया गया म्यूनसिपैलिटीज में, बट यहाँ पर ठीक है ये पहले से जो चेंजेस हैं वैसे ही हैं, मतलब इसमें तो इनडायरेक्ट ही है, इसी वजह से इसको अभी चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो अध्यक्ष है वो इनडायरेक्टली है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो है बट इनडायरेक्टली है, इलेक्टेड होंगे बट इनडायरेक्ट होंगे, दैट मीन्स ये आपको समझने वाली बात है। कोई भी अगर निर्वाचित हो रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है उनका, तो उसको डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है, उनको वोट तो दिया जाता है लेकिन जनता वोट नहीं देती, जनता के प्रतिनिधि देते हैं, समझिए उस चीज को, ठीक है। कहीं पे भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आई, चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है, विधान परिषद की बात हो, या कहीं पे भी आई, तो वहां पर जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, ठीक है, वो किसी के थ्रू देती है, मतलब उनके एक प्रतिनिधि होंगे और प्रतिनिधि जाके देगा, मतलब आप किसी एक को चुनोगे और वो चीज उसको चुनेगा, तो वो चुनाव तो हो रहा है लेकिन आपका कैसे चुनाव हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के जो अध्यक्ष होते हैं, सरपंच को छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायत वाला ये डायरेक्ट होता है, याद रखिएगा, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता खुद वोट देती है, ठीक है। लेकिन जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, दैट मींस उसको आप नहीं चुनते, उसको कौन चुनेगा, आपके द्वारा चुने गए सदस्य चुनेंगे, ठीक है। वो सदस्य आपस में आपसी में वो क्या करेंगे, चुनाव करते हैं, और उस चुनाव में जो जितने बंदे खड़े होंगे उनका चुनाव होगा, ठीक है, सबके सब खड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पर जो चुनाव है वो कैसे होगा, तो इनडायरेक्ट होगा, मतलब अप्रत्यक्ष होगा, दैट मीन्स कि अपने ही बीच में सदस्य लोग क्या करेंगे, अपना अध्यक्ष चुन लेंगे। यही अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कैसे हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई, क्यों, क्योंकि आप शामिल नहीं हुए उस चुनाव में, कौन हुए, आपके प्रतिनिधि हुए, दैट मीन्स वो सदस्य जो है मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को क्या कर लिया, इलेक्ट कर लिया। तो होप से ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है भाई, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कुछ कुछ कलर कोड्स हैं जिसको पूछ लेता है, और इनमें ये भी है कि भाई कितना रुपए जो है वो डिपॉजिट मनी है, ये आपको पूछता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, डिपॉजिट मनी को। तो यहाँ पे ये नीचे हो गया है और यहीं से मेरे ख्याल से दिख रहा होगा डिपॉजिट मनी, मैं रेड कलर में लिख देता हूं आपको, ठीक है। देखिए आपका पंच का है 50 रुपए, पंच का 50 रुपए, सरपंच का है 1000, ठीक है, इसका सदस्य का है 2000, इसके सदस्य का है 4000 रुपए का है, ये डिपॉजिट मनी है। अब देखिए बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपको चुनाव लड़ना है, आप भी फ्री हैं, ठीक है, तो एक डिपॉजिट मनी होती है, ठीक है, डिपॉजिट मनी दैट मीन्स एक जमानत राशि होती है जिसको आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के तौर पर इसलिए लेके रखती है ताकि आपकी जो कैंडिडेट आप हैं, कोई भी कैंडिडेट है या आपका कोई कैंडिडेट है या आप खुद कैंडिडेट के रूप पे खड़े हैं, ठीक है, तो एक उम्मीदवारी भाई कि कोई भी ऐसा जीत रहा है, उसका कितना क्या है, तो अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिलता, मान के चलो कि भाई 1/6, मान के चलो टोटल 600 लोग हैं, ठीक है, किसी गांव में 600 लोग हैं, 500 लोगों का एक गांव जो है वो ग्राम पंचायत बनता है, तो 600 एक ग्राम पंचायत में 600 लोग हैं, तो 1/6 दैट मीन्स उसको 1/6 बोलेंगे। 100 वोट अगर किसी पर्सन को जो वहां पर खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट के रूप में, ठीक है, वो प्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं और उसको कोई इतना भी पहचान नहीं कि 100 लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं, मतलब 100 लोग भी जान नहीं रहे हैं, उसकी जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। दैट मीन्स वो जो डिपॉजिट मनी है, ठीक है, वो उसको रिटर्न नहीं होता, ऐसे में रिटर्न होगा, ठीक है, अगर 100 वोट एटलीस्ट वो लाया, ठीक है, तो रिटर्न होती है, लेकिन वो जो चीजें हैं अगर वो 1/6 वोट 100 नहीं ला पाया, 600 लोग में भी 100 लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स वो कैंडिडेट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट मान के चलती है, इसी वजह से वो मनी जो है वो क्या होता है, वो जब्त हो जाता है, उसको वापस नहीं किया जाता, इसी को बोलते हैं जमानत का जब्त हो जाना, ठीक है, डिपॉजिट मनी सील हो जाती है। और ये
बहुत बेइज्जती वाली बात होती है कि भाई आप इतना डींगे हाँक रहे थे, मीन्स मतलब मेरा पहचान है, मैं ये खड़ा हो जाऊंगा, जो भी जीत लूंगा, ये सारी चीज़ें, चाहे वो पैसा दे के जीते, जैसे दे के जीते, आजकल बहुत सारी ये चीज़ें चल रहे हैं, ठीक है। तो पैसे के दम पे जीतने की बात कर रहे हैं, कुछ और जीतने की बात कर रहे हैं। अगर जनता में पॉपुलर नहीं है वो, दैट मीन्स अगर 1/6 वोट उसको नहीं मिलते हैं तो उसका डिपॉजिट मनी सीज हो जाती है, दैट मीन्स जमानत जो है वो जब्त हो जाता है, उसको रिटर्न नहीं होता। और ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होती है, क्योंकि ये हाईलाइट होता है ना रिजल्ट में कि भाई इसका तो जमानत जब्त हो गया, दैट मीन्स 1/6 वोट भी वो नहीं पाया। इतना भी उसका वैल्यू नहीं है कि 100 लोग भी उसको समझ सकते हैं। मतलब एक छठवां हिस्सा, भाई 1/6 बहुत मायने रखता है ना, 1/3 1/4 की भी बात नहीं है, 1/5 नहीं है, 1/6 वोट भी उसको नहीं मिल पाते। तो याद रखिए, पंच में अगर आपको नॉमिनेट होना है तो कितने आपको डिपॉजिट मनी जमा करना पड़ेगा? 50 रुपए, स्टार्ट 50 रुपए सॉरी है। सरपंच के लिए 1000 रुपए, ये पहले दूसरा था, ठीक है, पहले दूसरा था, ये 100 था, 200 था, और वो ये 500 था, ये 200 था, और इसका नहीं, सदस्य के लिए 1000 था पहले, ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य के लिए। इसका जो है 500 रुपए था, और इसका 250 रुपए था, वो भी आधा हो जाता था, ठीक है। तो ये अलग चीजें हैं। लेकिन अभी याद रखना कि अभी जो करेंटली है ना, हो सकता है पिछला ये भी हो, आप पूछ भी ले, लेकिन अभी करेंटली याद रखना कि भाई जो इसका है पंच का, वो है 50 रुपए, सरपंच का 1000 2000, बस डबल होते जा रहे हैं। यहाँ 1000 हुआ सरपंच का, फिर 2000, फिर 4000, ये डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिपॉजिट मनी है करेंटली, मतलब इतना राशि आपको जमा करना पड़ेगा। जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में और डिटेल में। नॉमिनेशन फॉर्म जैसे ही नॉमिनेट करने के लिए आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हो, उसके साथ आपको ये राशि जो है वो जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सीज हो जाएगा अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं। तो ये चीजों को आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर वो ST SC या OBC है, अगर वो कास्ट वाला है, तो यही कितना हो जाएगा आपका? हाफ हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट मनी, ठीक है, ये क्या हो जाता है? SC ST OBC, इसके लिए क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। सीधा सीधा एक लाइन पे, इसको अलग से रटना नहीं है, लोग अलग से बढ़ते हैं, ठीक है। इसका SC का कितना है तो 25 मतलब सरपंच का कितना हो जाएगा? 1000 रुपए है तो 500 हो जाएगा, इसका 25 रुपए हो जाएगा। तो एक लाइन पे याद रखो, सीधा सीधा हाफ हो जाएगा। किसके लिए? तो ST है, SC है या OBC है, तीनों को आरक्षण में लिया गया है। याद रखना, आरक्षण जो है वो मैं बताऊंगा अलग से, है ना, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये आपके 9 है ना, जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 किसका? संविधान में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 9 है, और 9A ये डील करता है क्या? पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो वहां पर जितने आर्टिकल्स है ना, 243 में सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। 243A से लेकर के O तक पंचायती राज है, ठीक है, A से O तक, और उसके बाद P से लेकर के ZG तक के क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो ये सारी चीजों में दिया गया है कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे। यहां पर अभी आप ये समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 2000 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है, इधर 4000 रुपए और 50 रुपए, यहां से स्टार्ट है 50 से, और 4000 रुपए खत्म। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दैट मीन्स पंच के लिए 50 रुपए, सरपंच के लिए 1000 रुपए, पंच के लिए 50 है, पंच से 50, सरपंच के लिए 1000, सरपंच बड़ा है। फिर जनपद के सदस्य बनने जा रहे हैं आप, जनपद पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 2000 रुपए देना पड़ेगा भाई। और जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे तो 4000 देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने उप सरपंच का तो बताया नहीं, इसके अध्यक्ष को तो बताया नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उन्हीं में ही आपको देने पड़ेंगे डिपॉजिट मनी, ठीक है। बाकी जो छूटे हैं वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। दैट मीन्स उसको जनता नहीं चुन रही है, ठीक है, उसको कौन चुन रहे हैं? वही जनता के प्रतिनिधि चुन रहे हैं। अब भाई यहां पर सदस्य बन गए, इसी में से एक सदस्य तो अध्यक्ष बनेगा और उसी सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो भाई वो अलग से तो दे दिया ना 400 रुपए। ये जो जमा होती है, किसके लिए जमा होती है? तो ये आपके चुनाव आयोग में जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ठीक है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जिला निर्वाचन जो पदाधिकारी होते हैं उनके पास जमा होगा, या फिर जो कम से कम रिटर्निंग ऑफिसर होगा उनके पास ये चीजें जमा होती है। तो याद रखिएगा, इनके पास जब जमा होगा तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन किसका होगा? तो सदस्य का होगा। यहाँ पे सदस्य क्या होगा? देखिए हम लोग, और यहाँ पे डायरेक्ट किसका था? तो भाई सरपंच का था, और पंच दोनों डायरेक्ट थे, इसीलिए उनका क्या आया?
आपको डिपॉजिट मनी आया? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं आया है। याद रखिएगा कि भाई किनका जो है वो लगता है एक लाइन पे। अभी ये पूछा जा चुका है कि कितना किसका डिपॉजिट मनी है, ये पूछा जा चुका है, मैच द फॉलोइंग्स में भी आता है, ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन किसका डिपॉजिट मनी लगेगा या किसका नहीं लगेगा, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इनमें से कौन कौन लोग जो है जमानत राशि जो है जमा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो जो सदस्य होंगे वो करेंगे जिला और जनपद में, और जो सदस्य इसी के ग्राम पंचायत के उसको पंच बोला जाता है, और सरपंच भी अपने जमा करेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का पार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही अगर SC ST OBC आएगा, ठीक है, मैं बता दूं आपको 243D में आपका आरक्षण की बात कही गई है, 243, ठीक है, 243D, ठीक है। तो 243D में आरक्षण की बात कही है पंचायती राज में, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने आरक्षण उसको मिनिमम बोला गया है, जिसमें OBC को भी आरक्षण दिया गया है इसमें, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा उनको सीधा सीधा बेनिफिट कितना मिलेगा, 50%, चाहे SC हो ST हो OBC हो, इनका जो डिपॉजिट मनी है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो होप से यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्यों मतलब उपाध्यक्ष का अध्यक्ष मैंने नहीं बताया, क्योंकि उसको नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि मेंबर एक बार बन गया, उसी में से अध्यक्ष बनेगा और उसी में से ही उपाध्यक्ष बनेगा, तो अलग से उनको पैसा जमा नहीं करना है, ठीक है। वैसे उप सरपंच जो है, पंच में से ही एक व्यक्ति जो है उप सरपंच बनेगा। पंच लोग ही आपस में एक व्यक्ति को चुनाव, मतलब ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो यहां पर आपस में चुन लेंगे कि इसको उप सरपंच बना दिया जाएगा। तो इसके लिए भी अलग से कोई भी कौशन मनी या डिपॉजिट मनी का तथ्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत के बारे में देखें, कितने मेंबर्स थे इसमें देखें। मिनिमम मेंबर्स जो है 10 है तीनों में, ठीक है। और मैक्सिमम गांव में बोले तो 20, और अगर जनपद की बात करें 25, और जिला पंचायत की बात करें तो 35, ठीक है। 35 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल है भाई, मेंबर्स उतने हैं तो मेंबर्स के बीच में ही बनेंगे, याद रखना, अलग से नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखें। और यहां पर अगर मैं बात करूं जनपद पंचायत में तो भी सेम कंडीशन है, बस यहाँ ग्राम पंचायत का कंडीशन अलग है, क्योंकि सरपंच वहां पर अलग से है, एक सरपंच का सीट अलग से हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन वहां पर है, दिया गया है, इसको याद रखें, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं कि भाई इनमें क्या क्या चीजें होंगी, इन सब चीजों पे देख लेते हैं। एक तो बैलेट पेपर है, ठीक है, बैलेट पेपर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैलेट पेपर जिसको मत पत्र बोलते हैं ना, मत पत्र, ये मत पत्र का अपना एक रंग है, ठीक है, कलर्स ऑफ मत पत्र का रंग। अब ये रंग कैसे, हाँ एक चीज और छूट गई है जो मैं बता देता हूं, छूटी नहीं है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। कोई एक व्यक्ति 4 पोजीशन पर खड़े हो सकता है, 4 पोजीशन पे। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति पंच के लिए भी अपना नॉमिनेशन करवा सकता है, सरपंच के लिए भी करा सकता है, जनपद के सदस्य के लिए भी करा सकता है, और जिला के लिए भी करा सकता है, याद रखना। लेकिन कोई एक व्यक्ति 2 जगह पंच के लिए नहीं करवा सकता, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति डायरेक्टली, ठीक है, 2 जगह सरपंच के लिए नहीं करा सकता। कंडीशन क्या क्या है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, किसी भी वार्ड के आपका वो पंच बनने के लिए उस वार्ड का पर्टिकुलर मेंबर जो है वो होना जरूरी होगा, ठीक है, उस वार्ड के होने होंगे। और वैसे ही ग्राम पंचायत के सरपंच बनने के लिए उस गांव का आपको ग्राम सभा का सदस्य होना जरूरी है, ग्राम सभा का, ये ग्राम सभा और इन सब चीजों को देखेंगे। चलिए, जनपद का सदस्य और वैसे जिला का सदस्य होना जरूरी है, तो इसको बाद में देख लेंगे, वो कवर हो जाएंगे आपकी जब हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। ये मत पत्र का देख लेते हैं। तो मत पत्र कितने आएंगे? तो 4 आएंगे भाई, जहां जहां पर ये लग रहे हैं वहीं पर, ठीक है। किसका किसका होगा तो यहां पे देख लेते हैं। सरपंच, सबसे पहले पंच का, फिर सरपंच का, फिर आपका जनपद, और फिर जिला, ठीक है। तो ये पंच, सरपंच, ये सब है। पंच आपको पता ही है, पंच, सरपंच, है ना, मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गए होंगे, जनपद और जिला, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेना। तो इसका जो कलर होगा, ठीक है, देखिए ये कलर कोड ना बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। और इसको याद रखना है, जिला का होता है गुलाबी, पिंक कलर, जनपद का होता है पीला, येलो,
सरपंच का होता है नीला, ब्लू, जबकि पंच का है सफेद, व्हाइट। ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कलर जो है पूछा जाता है और एक व्यक्ति 4 बार नॉमिनेशन वो करवा सकता है, लेकिन इनका अलग अलग टाइम होता है और एक बार में, ठीक है, उनको 2 मत पत्र दिए जाते हैं। 2 बार में जैसे ही देगा फिर दूसरा उसको दिया जाता है। एक व्यक्ति 4 बार वोट डालता है 4 मेंबर्स के लिए। ग्राम वगैरह के जो सदस्य होते हैं ना, तो ये सब जिला जो है जनपद के अंदर आएगा और जनपद के अंदर गाँव आएगा। तो एक गाँव का जो व्यक्ति है, मतलब ग्राम सभा का व्यक्ति, या हम बात करेंगे ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत से बड़ा एक पार्ट है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने व्यक्ति हैं जो एडल्ट हैं मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिनका नाम, ठीक है, मतदाता सूची में हो, हु हैव लिस्टेड इन इलेक्टोरल लिस्ट, जो इलेक्टोरल लिस्ट में मतदाता सूची में, ठीक है, आपका और नाम आता है, वो कहलाता है ग्राम सभा का मेंबर, ठीक है। तो याद रखना, वो ग्राम सभा का जो मेंबर होगा, ठीक है, उसको ना 4 एक साथ दिए जाते हैं, मतलब एक साथ नहीं देते एक्चुअली में, ये 4 में वो वोट डालता है, ठीक है। और ये वोट डालता है तो एक साथ 2 दिए जाते हैं। जब 2 वो कर लेगा फिर दूसरा उसको दिया जाएगा। पहले आपको दिया जाएगा मतलब 2 पंच और सरपंच के लिए, एक पंच को चुनना है आपके वार्ड का और एक सरपंच को चुनना है आपके ग्राम पंचायत का। फिर आपको अपने ही जनपद का, जो उस जनपद का होगा, ठीक है, तो जनपद का जनपद सदस्य चुनोगे और जिला का लिए जिला सदस्य चुनोगे। तो यहीं पर मैं आपको ये भी लिख देता हूं, ठीक है, जो डिपॉजिट मनी, ठीक है, मनी, या जिसको हम बोलते हैं जमानत राशि, ठीक है, ये जमानत राशि इसी में लिख देता हूं मैं। ये किसका कितना होगा ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। 50, 1000 और ये आपका 2000। इजी है, याद रखना, अब आसान हो गया, पहले जो है अलग था, ठीक है। और यही हो गया आरक्षित। आरक्षण में, ठीक है, जो रिजर्व्ड होंगे, आरक्षण मींस ST SC ST OBC तीनों के लिए ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 500 रुपये हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये 2000 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रखना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म, ठीक है। कलर कोड भी देखो, ये गुलाबी गैंग को याद रखना। गुलाबी गैंग भाई शहरों में होते हैं ऐसा टाइप का, तो जिले में बड़ा लेवल पे बहुत बड़ा गैंग है, ठीक है। जो शराब वगैरह जो पीते हैं ना, उन लोग को डंडे वंडे दिए जाते हैं। इनको राज्य शासन की तरफ से इनको अधिकृत किया गया था, ठीक है। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका था कि गुलाबी गैंग जो है शराबबंदी पर स्पेशली एक्शन ले सकती है। तो इसी वजह से ये गुलाबी गैंग जो है, ठीक है, उनको मारपीट करके भगा देते थे, क्योंकि सामाजिक है ना जो बुराइयां वो है फैला रहे थे, इसलिए। तो इसलिए गुलाबी कलर, पिंक कलर किसमें, जिला पंचायत में। जनपद बीच के येलो, तो येलो याद रखना, ठीक है। सरपंच ब्लू और पंच का व्हाइट। तो सबसे पहले सफेद से स्टार्ट होगा तो पंच, ठीक है, और खत्म कहां पे होगा, गुलाबी पे। नीला और पीला को याद रखना, ठीक है। तो इसको कुछ भी कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है, कोई ये है, उसको याद कर लो, चाचा मामा किसी को तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वो क्या किए, इलेक्शन में जो सरपंच था वो नीला टी शर्ट पहन के गया था। कैसा टी शर्ट पहन के गया था, नीला। बस एक ही को याद रखना, दोनों को याद नहीं रखना। अब जनपद ने पीला पहन के गया था करोगे ना, वो नहीं करना है भाई। एक कान को पकड़ोगे दूसरा कान ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाता है। नीला और पीला में ही कंफ्यूजन होता है। या हो सकता है आप किसी डेवलपमेंट ब्लॉक में रहते होगे तो अपने फ्रेंड या किसी को याद कर लो कि यार वो जो है येलो टी शर्ट के साथ वो गया था। दोनों में से एक ही को करना। अब मैं नहीं भूलता क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ही है, वो सरपंच है ना, वो क्या किया, वो नीला शर्ट पहन के गया था, तो मैंने ऐसा याद कर लिया है। तो वैसा आप कुछ भी एक ट्रिक ऐसा लगा सकते हो जिससे कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो फैक्ट है, बट आपको उसको मेमोराइज भी करना है, इसको याद रखना है भाई, ठीक है, कि किसका नीला है। तो सरपंच जो था, ठीक है, याद रख लीजिए कि सर का एक जो है वो नीला शर्ट पहन के ही पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। या फिर उनके जो फ्रेंड है वो नीला टी शर्ट पहन के, वो सरपंच है, ठीक है, तो वो क्या किए, नीले टी शर्ट पहन करके वो गए थे, मतलब चुनाव लड़े थे, ऐसा याद रख लो। तो सरपंच है तो इसका नीला रहेगा, ठीक है। और पंच कैसा रहेगा, पंच व्हाइट रहेंगे। अभी उस कोरे कागज है, कोरे कागज कैसा होता है, व्हाइट होता है, मतलब शुरुआती राजनीति है वो, ठीक है। तो शुरुआती राजनीति में उनको कैसा पेपर मिलेगा, सफेद मिलेगा भाई, ठीक है। और गुलाबी तो याद रखना भाई, वो पिंक वाले जो है ना गैंग, वो बड़े लेवल के हैं, तो जिला लेवल पे आएंगे तो जिला वाले गुलाबी। तो जो बच गया पीला ना, वो ऑटोमेटिकली एक में डाल जाए ना, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, जो पीला होगा वो किसका होगा, जनपद का ही होगा।
कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये नीले और पीले में होता है, व्हाइट और पिंक में नहीं होगा। व्हाइट और पिंक सबको याद रहता है, क्यों? क्योंकि जिला सबसे बड़ा है और गुलाबी कलर में है, पिंक कलर में है, और सरपंच सबसे छोटा है। राजनीति अभी कोरा कागज है, मतलब उसका माइंड कोरा है, राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सरपंच में खड़े हो गए। ऐसा समझ लीजिए गांव वाले तो कैसे रहेंगे, एकदम सफेद रहेंगे, कोरे कागज की तरह। तो सफेद, ये दो चीजें हो गई। सरपंच के लिए याद रख लेना कि नीला है, फिर पीला एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? होप से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई। आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इजी वे में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या क्या चीजें और है इसमें, देख लेते हैं कि एज फैक्टर क्या होता है। अभी एज फैक्टर में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एज फैक्टर्स, आयु, आयु वर्ग क्या है? तो आयु कुछ खास नहीं है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि एक होता है आपका, देखो 18 वर्ष, 18, 21, 25, 30 और 35। इससे ज्यादा संविधान में दिया ही नहीं कहीं पे। मैं पूरा का पूरा एक साथ बता देता हूं, 18, 21, 25, 30 और 35, ठीक है। ये संविधान में ही इतने आयु वर्ग की बात कही गई है, ठीक है, याद रखना। इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, और कोई एज नया नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका एनालिसिस है, ये ध्यान रखिएगा। 18 वर्ष के जैसे होते हो तो आप क्या क्या बन सकते हो, मतलब मैं क्या बता रहा हूं इसमें, आप ले लो जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में आप इलेक्शन में भाग लोगे जब, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन किसी भी टाइप का इलेक्शन, मतलब चुनाव, निर्वाचन बोलना चाहिए, ठीक है। निर्वाचन में, निर्वाचन संबंधी आयु, ये आपका एक मैं टॉपिक बना दिया। चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, कोई भी चीज हो, अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या क्या आप बन सकते हैं, जैसे ही 18 साल के होते हैं आप, 18 वर्ष से पहले तो कुछ बन ही नहीं सकते, याद रखना, ठीक है। जैसे ही 18 साल के होते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, आप बन जाते हैं वोटर। क्या बनते हैं आप? वोटर। That means you will give right to cast a vote, ठीक है। आपको राइट दिया जाता है, आपको अधिकार दिया जाता है, क्या? वोट डालने का अधिकार। और उसके बाद क्या बन सकते हैं? सरपंच बन सकते हैं, पंच बन सकते हैं। तो याद रखना 18 वर्ष में आप कुछ नहीं बन सकते, सिर्फ वोटर बन गए ना काफी है, ठीक है। तो वोटर बहुत बड़ी चीज है भाई, ऐसा नहीं है कि वोटर बन गया तो आप सरपंच बन गए, पंच बन गए, नो, ठीक है। तो ये याद रखें, क्या बनते हैं आप? वोटर। क्या मिलता है आपको? वोट डालने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है। पूरा सरकार गिरा सकते हो, सरकार बना भी सकते हो। 18 वर्ष में आप बाकी कुछ नहीं बन सकते, सरपंच ये वो दुनियादारी सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये याद रखना, ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। दैट मीन्स 21 वर्ष में आप क्या बन सकते हैं? तो पंचायती राज हो या म्युनिसिपैलिटीज हो, मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में यूज होता है आपका जो उम्र 21 वर्ष। आप चाहे पंच बनिए, सरपंच बनिए, जनपद जिला जिसके भी अध्यक्ष बनिए, ठीक है। ये याद रखना, किसी के भी सदस्य, अब सदस्य बन गए भाई, सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, चाहे वो जनपद का हो या जिला का हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर ये लोग अध्यक्ष बना लिया, उसमें क्या कर सकते हो? तो अध्यक्ष बनने के लिए ऐसा नहीं है, पीएम बनने के लिए क्वेश्चन आता है, पीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? पीएम, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, देश को चलाने वाला, ठीक है। आज तक आप देखे होंगे, तो मिनिमम एज क्या होगी? ठीक है, 25, 30, 35, तीन है अपने पास, ठीक है भाई। राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन जो चीजें हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये हैं आपके 35 इयर्स वाले, ठीक है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, जो राज्यों का राज्यपाल है, उनके लिए उम्र है 35 वर्ष। ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूं, हालांकि आप जानते होंगे, ठीक है। हो सकता है इस वे में नहीं पढ़े हों आप लोग, ठीक है, तो हो सकता है नया जानने को मिल जाए, एक्स्ट्रा अपडेट कर लीजिएगा। ये जानते होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, ये कॉमन चीजें हैं, है ना। मैं अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए, ये लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इनके लिए, या फिर विधानसभा, विधान परिषद, सबके सब एक ही हैं। दैट मीन्स ये लेजिस्लेचर का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाँ, एक पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो 35 वर्ष होगा,
ये तो राज्यपति इसके हैं, तो क्या 30 वर्ष होगा? बिल्कुल, है ना, आपको यही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकसभा से कोई भी व्यक्ति, अभी इसको देख लेते हैं कैसे क्लियर होगा। देखो, ये आपका लोकसभा के लिए है, ठीक है, लोकसभा, और आपका विधानसभा, विधानसभा, तो विधानसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों के लिए उम्र क्या है भाई? तो ये आपका है 25 वर्ष, दैट मीन्स लोअर हाउस, लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लोअर हाउस के लिए कितना है? 25 वर्ष है। तो याद रखना, 25 वर्ष में आप क्या बन सकते हो? विधायक भी बन सकते हो, या लोकसभा का सांसद भी बन सकते हो। लोकसभा का दैट मीन्स लोअर हाउस का, और विधानसभा ऑलरेडी लोअर हाउस है, क्योंकि विधान परिषद बोलते हैं राज्य विधानमंडल के जो लोअर हाउस है या निचला सदन है उसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है विधान परिषद। ठीक है, और यहां पर राज्यसभा कहलाता है। यहां पर क्या कहलाता है? तो यहां पर कहलाता है राज्यसभा, राज्यसभा, और विधान परिषद, विधान परिषद, इन दोनों के लिए 30 वर्ष चाहिए भाई, और यहां पर 25 वर्ष चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? 30। यही लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो, प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री पहली बार तो इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, या फिर इनका क्या होता है? कुछ नहीं होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको भी लगेगा क्या होगा? तो निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं कि नियुक्त होते हैं। ठीक है, या फिर आपका दैट मीन्स नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड, और नन ऑफ द अबव, नोटा। ठीक है, तो इसमें से क्या है? तो आपको लगेगा बहुत लोग हाँ निर्वाचित होते हैं। याद रखना, प्रधानमंत्री कभी भी निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक है, निर्वाचित बिल्कुल नहीं होते, इलेक्टेड नहीं होते। प्रधानमंत्री को आप इलेक्ट बिल्कुल नहीं करते, आप तो सिर्फ एक सांसद को करते हो। ठीक है, आप क्या करते हैं? एक लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या है? तो भाई अगर प्रधानमंत्री, पहली बात क्या होते हैं, चलिए इस पे बात कर ही लेते हैं, 1 मिनट का है। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति उनको उनकी नियुक्ति करते हैं। याद रखना, नियुक्ति, नॉमिनेट भी नहीं होते। ठीक है, नियुक्ति। ठीक है, कैसे करते हैं? तो जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो मेजॉरिटी लीडर होगा, जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा, मतलब मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी, लीड करेगी, उनका एक लीडर होगा। उस लीडर को, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना, अपॉइंट होता है, नियुक्ति होती है इसकी, किसकी? आपके प्रधानमंत्री की, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और वो नेता कोई भी हो सकता है। अगर आपका ध्यान दीजिएगा, क्या 25 साल में जब लोकसभा का आएगा, 25 साल में तो आ रहा है ना, राज्यसभा के मंत्री जैसे मनमोहन सिंह थे, इससे भी बन सकते, इससे भी बन सकते। मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए आपके पास या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसे ही पढ़ते हैं आप लोग, ये भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि किसी का सदस्य होना चाहिए। याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बाहरी राह चलते व्यक्ति को भी उठा के प्रधानमंत्री बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, बट इसका लिमिटेशंस है, मैक्सिमम 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर उसको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, दैट मीन्स वो किसी भी सदस्य का बन सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई राज्यसभा से ही बने वो। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री, या आपका विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री बने। विधानसभा से भी बनते हैं या लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगर वो 25 साल में निर्वाचित होकर के आया और उसको बहुमत दल का नेता चुन लिया गया, तो राष्ट्रपति को उसको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मिनिमम एज ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री बोलो या फिर सीएम बोलो, मुख्यमंत्री, ये 25 वर्ष ही होगी। याद रखिएगा, मिनिमम एज पूछता, कभी मैक्सिमम नहीं पूछता। भाई आप 150 साल में भी सांसद बन सकते हो,
अगर 150 साल तक आप जीवित रहो, ठीक है, ऐसा कोई मैक्सिमम एज को डिफाइन नहीं किया गया है, मिनिमम एज डिफाइन किया गया है, इसी वजह से मिनिमम एज को ज्यादातर पूछता है। तो होप सो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेम वैसे ही, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा लोअर हाउस है, लोअर हाउस के लिए आपको 25 ईयर्स चाहिए, और ये अपर हाउस है, चाहे इसको है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका अपर हाउस विधान परिषद कहलाता है, और राज्यसभा कहलाता है पार्लियामेंट में। इन दोनों में सदस्यता के लिए 30 चाहिए। 35 में आप क्या क्या बन सकते हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए आपके पास 35 ईयर्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एज है भाई, ठीक है, डिसाइड किया गया है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है, मैं बताया ही था, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट का ये चाहे तो बना सकती है। अभी इसके लिए 25 वर्ष थी, ठीक है, पहले 25 वर्ष थी, जिसको घटा करके, जैसे महापौर बनने के लिए 25 वर्ष थी, ठीक है, उसको घटा करके 21 कर दिया गया, अभी किया गया करेंटली। इसी वजह से लोकल स्थानीय स्वशासन लिख दिया, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप सरपंच बन सकते हैं, आप चाहे तो उप सरपंच सरपंच बन सकते हैं, आप पंच बन सकते हैं, आप जिला पंचायत के सदस्य बनिए, जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे। अब उनमें से आपको चुन लिया गया 21 वर्ष में, तो आप 21 वर्ष में ही जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर नगर निगम के महापौर, दैट मीन्स मेयर बन सकते हैं। लेकिन पहले जब वो पार्षद बन के जाते थे तो 21 वर्ष होने के कारण उनको मौका नहीं मिलता था, 25 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता था। अब अगर वो पार्षद बन जाता है 21 साल में, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, अगर उसके मेंबर्स, उसके सदस्य, पार्षद जो है आपस में, ठीक है, कहां के, नगर निगम के और इन सब चीजों को, उसको मान लिया, अपना नेता चुन लिए, तो वो क्या बन जाएंगे, महापौर बन जाएंगे। इसी वजह से अब ये 21 हो गया, इसलिए लेटेस्ट है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो एजेस ग्रुप में इतने ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एक एक पॉइंट्स को, जितना मैं बोला हूं। अगर आपको लगता है तो एक दो बार और वीडियो को सुनिए, ठीक है, कुछ अगर डाउट या क्वेश्चन या कुछ एरर्स लगते हैं तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए भाई, ठीक है। तो इसको याद रखें कि 21 वर्ष स्थानीय स्वशासन के लिए डिसाइडेड है, ठीक है, वो चाहे पंचायती राज के लिए हो या फिर आपके नगरीय निकाय के लिए, ठीक है। 18 वर्ष में केवल और केवल वोट डालने का अधिकार मिलता है और कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। 21 वर्ष में आप पार्षद बन सकते हो, कहीं कभी सरपंच या पंच बन सकते हो, और वैसे ही जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी बन सकते हो, उपाध्यक्ष भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसलिए अगर पूछ दिया जाए कि मेयर, महापौर बनने के लिए, हालांकि मैं अब उसको डायरेक्टली यहीं पे बता दिया, आपका नगरीय निकाय में फिर से एक बार इसको बता दूंगा। तो मेयर बनने के लिए तो कितना एज आपको चाहिए, किसी भी नगर निगम का, किसी भी नगर पालिका का अध्यक्ष बनने के लिए, महापौर बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होगी? तो 21 वर्ष होगी, ठीक है, करेंटली। सरपंच बनने के लिए कितना होगा? 21 होगा। पंच बनने के लिए कितना होगा? 21 होगा। जनपद के सदस्य के लिए या जिला पंचायत के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा और ये आप जानते हैं। हालांकि हो सकता है ये आपको तरीका नया लगा हो सकता है ये आसानी से याद कर लिए हो, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एज ग्रुप को यहीं एक साथ डील कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको लगता है कि कोई चीजें डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब ग्राम सभा, वार्ड और ये सारी चीजें के बारे में। अब डिटेल में इससे फिर से लेकर के चलेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसमें और दी गई है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये सारी चीजें हैं। अब पंचायती राज को सीधा सीधा स्टार्टिंग से हम देखेंगे, जो कि फैक्चुअल ज्यादा होंगे, समझने की चीजें हैं, साथ ही साथ रटने की चीजें हैं। हम बात करेंगे अब, ठीक है, कमिटीज पे, ठीक है, कमिटीज पे बात करेंगे। कमिटी ऑन किस पे? पंचायती राज, मतलब पंचायती राज समिति, पंचायत समिति बोला जाता है, पंचायती राज समितियां, ठीक है, इन समितियों पे बात करेंगे। इसमें 4 प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। बैग्स, BAGS, ठीक है। सबसे पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, सबसे पहले फॉर्म हुआ बलवंत राय मेहता। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रिपोर्ट दिए, कब इसने सबमिट किया, कब गवर्नमेंट ने इसको माना, ये सारी चीजें देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फिर अशोक मेहता आएंगे, ठीक है। अशोक मेहता कौन है? तो बलवंत राय मेहता के ही पुत्र हैं, सुपुत्र हैं अशोक राय मेहता, फिर उनका आएगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे GVK राव, डॉक्टर GVK राव हैं, ठीक है। ये इनके बारे में देखेंगे, क्या क्या इन्होंने दिया, अपने सिफारिश में क्या कहा इन्होंने। कमिटियां करती क्या हैं, उन पर रिसर्च करती है और गवर्नमेंट को एडवाइस करती कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसा रूल बनने चाहिए, क्या क्या चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। फिर लास्ट में आएंगे सिंघवी, LM सिंघवी। तो LM सिंघवी जो है, इनके बारे में देखेंगे, इन्होंने क्या कहा, इनके क्या रिकमेंडेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके
स्टेटस की बात की थी इन्होंने। हालांकि ये मेजर है और भी दो चार हैं जिसको हमको याद रखने हैं। हालांकि बहुत छोटा सा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं कि क्या कमेटी है क्या नहीं है इसे, है ना। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। 243 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज जो शुरू हुआ 73rd अमेंडमेंट के साथ, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो उसको आपको जानना था, है ना। ओवरव्यू आप जानते भी होंगे। अब देखेंगे कि 73rd अमेंडमेंट जब हुआ, ठीक है, 11th शेड्यूल जब जुड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उस समय क्या क्या चीजें हुई। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ पहला राज्य था जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है। जब वो नहीं बना था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्टार्ट हुआ ये पूछा जाता है। तो राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंडित रविशंकर ने, सॉरी पंडित नेहरू ने उनको स्टार्ट किया, ठीक है। वहां पर शिलान्यास किया, नागौर जो राजस्थान का जिला है वहां पर, ठीक है। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर अगर हम बात करें 2 स्टेज, जैसे हमने 3 स्टेज देखा, ये छत्तीसगढ़ का है। 2 स्टेज 3 स्टेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहाँ पे 2 स्टेज है, कहाँ पे 4 स्टेज है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेज क्या है, 3 स्टेज क्या है, ठीक है। जैसे कि 3 स्टेज पंचायती राज, सबसे पहले कौन सी कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन किया, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना के लिए कौन सी पंचायत समिति थी जिन्होंने सबसे पहले सरकार को सिफारिश की, तो बलवंत राय मेहता ही थे। बलवंत राय मेहता ने ही 3 स्तरीय संरचना की बात की। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय करने की बात कर दी, वो इसलिए क्योंकि पैसा नहीं था तीनों स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म करने का। फिर ये बोले, कौन बोले, तो GV.K. राव थे, है ना। इनका मेन स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, मेन चीज यही है जो इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक याद रखना इनका, कम से कम, है ना। 2-4 और है जो बहुत सारे तो कॉमन थे। बलवंत राय मेहता स्टेज में बात की पंचायती राजों को 3 स्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता बोले 2, क्योंकि 3 के लिए पैसे नहीं थे गवर्नमेंट के पास, इन सब चीजों में खामियां आ रही थी, ठीक है। फिर आए GV.K. राव। GV.K. राव बोलते हैं कि भैया इन सब चीजों में, ठीक है, 2 स्तरीय और 3 स्तरीय वहां पे क्लियर हो गया। बोले कि इनका जो टर्म है ना वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स 5 साल का इनका टर्म्स फिक्स करो, जैसे कि आपका है सरकार का 5 साल चलती है, वैसे ही यहाँ पर सरकारें जो है 5 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और ये पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, या पार्टी सिस्टम डायरेक्टली, मतलब पंचायती राज की बात करें तो वहां पर पार्टी सिस्टम जो है जरूरी नहीं हो, इस की बात की। लेकिन ये म्युनिसिपैलिटीज में जो है पार्टी सिस्टम चलता है, यहां पर जरूरी नहीं है, याद रखना। साथ ही साथ इसके बाद जब LM सिंघवी आए तो सिंघवी बोलते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, जब तक इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा इसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी, वही घपला वही सारी चीजें चलती रहेंगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सिंघवी के ही रिकमेंडेशन पे दिया गया। 73rd में 1992 में अमेंडमेंट किया गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो मिला, किसको, पंचायती राज को। और गांधी जी का सपना पूरा हुआ ये मानते हैं। और गांधी जी का जो था वो कौन सा था, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो हम करेंगे 243 पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 243 A से लेकर के O तक, ABCDEFGHIJKLMNO ओ तक आएगा। बहुत आसान है, याद रखना कि पंचायती राज में कैसे है ना। पुराना वीडियो यूट्यूब में डला भी हुआ है, उसमें बताया भी था। मेरे ख्याल से याद रखने का एक अच्छा तरीका है, गांव साइड जाओगे तो बोलते हैं ए वो एतियातो करके, छत्तीसगढ़ में एकदम फेमस है ए वो AO, ठीक है। तो पंचायती राज के लिए A से लेकर के O तक बहुत आसान है, याद रखना AO। तो 243 A से लेकर के O तक AO, ठीक है। AO एतिया तो AO ऐसे करते हो, ऐसा बोलते हैं गांव में, आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो जान लीजिए, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। O के बाद क्या आएगा, O के बाद P आता है, फिर PQRSTUVWXYZ आएगा, Z, फिर ZA ZB ZG C, फिर से चालू हो जाएगा ABCD, Z रहेगा सामने, फिर ABCD पीछे लगते जाएगा, ZA ZB ZC, ऐसा कहां तक, तो ZG तक, ZG तक। ये कौन सा है, म्युनिसिपैलिटीज का है। म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा हूं भाई, नगरीय निकाय की। तो अगर मैं एक बात करूं तो ये P निकल के आया और G निकल के आया है, मतलब पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट कहां रहते हैं, गांव में कभी देखे हो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी अर्बन एरिया में पेइंग गेस्ट पे रहते हैं भाई। गांव में तो ऐसे दिलदार लोग रहते हैं कि आपको कहीं 10 दिन रहना ना तो खाना पीना सब दे देते हैं फ्री में, ठीक है, और रहने के लिए किराया भी नहीं लेंगे आपसे। तो पेइंग गेस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अर्बन एरिया से आया। इसीलिए आप याद रख लीजिए म्युनिसिपैलिटीज का जो आर्टिकल है वो कितना है, 243 P से लेकर के ZG तक। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये बार बार पूछता है क्वेश्चन में, अब मेरे ख्याल से गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो पंचायती राज में A से लेकर के O तक, A जहां पर बात करता है ग्राम सभा की गठन के बारे में, तो ग्राम सभा को डिटेल में देखेंगे पूरे आर्टिकल्स में जितने दिया गया है, ठीक है।
फिर हम बात पहले ग्राम सभा, फिर उसका गठन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पंचायती राज, फिर उसके ग्राम सभा के बारे में, फिर उसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसी होगी, फिर रिजर्वेशन वगैरह है, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या क्या रिजर्व होंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो पंचायती राज और इन सब चीज़ों के लिए एक आयोग है, वित्त आयोग, फिनांस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, वो इनमें सिफारिश करते हैं किसको किसको कितना पैसा मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट फंड में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर विकास के लिए इसको मिलना चाहिए। फिर इनके पावर्स वगैरह देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या है, यहाँ तक पूरा का पूरा देखेंगे हम लोग, कहाँ तक, ओ तक, ठीक है। तो होप से यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। एक आने वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर में बता दिया ताकि आप पढ़ भी सकते हैं उसको वीडियो देखने से पहले एक बार, ठीक है। तो यहां तक जितने भी चीजें हमने किया है इसको डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको लगता है कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, हमसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं आपको कोई चीजें क्लेरिफाई करनी हो तो। लेकिन जितनी चीजें मैं बताया हूं उसको एक एक पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद भी रखने हैं, क्योंकि यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू।